हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। एक ऐसा ईंधन जिसे दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाने वाला ग्रीन फ्यूल कहकर भारी मात्रा में हमारे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। लेकिन इस चमकदार इको फ्रेंडली कहानी का एक दूसरा काफी डार्क पहलू भी है। आज यही तथाकथित हरा ईंधन दुनिया के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शनों और गंभीर वैज्ञानिक चेतावनियों का कारण बन रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि पर्यावरण को बचाने के लिए लाया गया एक मास्टर स्ट्रोक खुद एक नई पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है? और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ग्रीन फ्यूल सच में हमारी धरती को बचा रहा है या फिर जाने अनजाने में हम एक नए संकट की नींव रख रहे हैं? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सीधे सरकारी रिपोर्टों, साइंटिफिक रिसर्च और दुनिया भर में ग्राउंड जीरो पर घट रही घटनाओं पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के तथ्यों के आधार पर इस पूरी सच्चाई को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात की गहराई में चलते हैं। एथेनॉल हरा या काला? असल में ये एथेनॉल है क्या? तकनीकी रूप से देखें तो ये एक तरह का अल्कोहल ही है। इसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, गेहूं और ऐसी ही दूसरी कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। इसका मकसद बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और विदेशों से आने वाले महंगे कच्चे तेल पर निर्भरता घटाई जा सके। इसी वजह से भारत, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों ने अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बहुत ही आक्रामक तरीके से लागू किया है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट समाधान लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। और इससे हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, पानी की असली कीमत। देखिए, अक्सर ये दावा किया जाता है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में केवल 3 से 5 लीटर पानी ही खर्च होता है। अब ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा आधा सच है। दरअसल ये आंकड़ा केवल फैक्ट्रियों के अंदर होने वाली पानी की खपत को दिखाता है। लेकिन जरा उस कच्चे माल के बारे में सोचिए। उस एथेनॉल को बनाने के लिए जो गन्ना या मक्का उगाया गया, उसे खेत में तैयार होने में कितना पानी लगा? जब हम खेत के पानी को भी इस कैलकुलेशन में शामिल करते हैं तो ये आंकड़े 3-5 लीटर से उछलकर सीधे 541 से 1115 लीटर तक पहुंच जाते हैं। ये भारी अंतर सच में चौंकाने वाला है। 1115 लीटर। एक बार इस विशाल संख्या को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अमेरिका और ब्राजील के कृषि और ऊर्जा आंकड़ों पर आधारित एशियस पब्लिकेशंस के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिफिक स्टडी के अनुसार गन्ने से बने केवल 1 लीटर एथेनॉल का कुल वाटर फुटप्रिंट लगभग 1115 लीटर हो सकता है। वहीं मक्के से बने एथेनॉल के लिए यह आंकड़ा लगभग 541 लीटर है। मतलब साफ है, पानी की असली और सबसे बड़ी खपत उन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि खेतों में हो रही है। और ठीक इसी बिंदु से असल पर्यावरणीय चुनौतियां अपना रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला अहम मुद्दा, पर्यावरण पर छिपा हुआ प्रहार। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे एक समस्या एक पूरी चेन रिएक्शन को जन्म दे देती है। बात सिर्फ पानी की बेतहाशा खपत तक सीमित नहीं है। एथेनॉल बनाने के लिए जो कृषि नीतियां अपनाई जा रही है, वे भीतर ही भीतर पर्यावरण को एक गहरा घाव दे रही हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एथेनॉल खुद जलते समय शायद बड़ा प्रदूषण ना फैलाए, लेकिन इसे बनाने के लिए जो मक्का और गन्ना भारी मात्रा में उगाया जाता है, उसमें यूरिया और रसायनों का जमकर इस्तेमाल होता है। जब बारिश होती है तो ये सारा केमिकल बहकर सीधे पास की झीलों और नदियों में चला जाता है। इसके कारण पानी की सतह पर शैवाल यानी एल्गी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। फिर ये शैवाल पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे मछलियां और बाकी जलीय जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। अमेरिकी पर्यावरणीय साहित्य समीक्षा, जिसे हीरो HRO कहा जाता है, उसमें इस पूरी प्रक्रिया को एथेनॉल से जुड़ी सबसे गंभीर चिंताओं में गिना गया है। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जमीन भी बेहिसाब चाहिए। जब अधिक से अधिक जमीन पर सिर्फ गन्ना या मक्का उगाने का कमर्शियल दबाव बढ़ता है तो प्राकृतिक जंगलों की सफाई शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिन इलाकों में बारिश कम होती है, वहां लगातार भारी सिंचाई करने से जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल भी तेजी से गिरने लगता है। ये हमारी प्राकृतिक बायोडाइवर्सिटी और भविष्य की जल सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इसका जमीनी असर क्या हो रहा है। वास्तविक विरोध। ये सब सिर्फ रिसर्च पेपरों तक सीमित साइंटिफिक आंकड़े नहीं हैं। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, बल्कि आज अभी दुनिया भर में इसके खिलाफ वास्तविक विरोध शुरू हो चुके हैं। अगर हम एक ग्लोबल पिक्चर देखें तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत के तेलंगाना में चित्तनूर गांव के अंदर एक एथेनॉल प्लांट को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।
स्थानीय लोगों का बिल्कुल स्पष्ट आरोप था कि फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे और पानी के भारी इस्तेमाल से उनके स्वास्थ्य और खेती को सीधा नुकसान हो रहा है। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और गांव वालों के बीच झड़पें हुई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एथेनॉल के कारण उर्वरकों का इस्तेमाल और जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इससे मिलने वाले क्लाइमेट बेनिफिट्स उम्मीद से कहीं कम साबित हो रहे हैं। और ब्राजील का ये 2025 का मामला तो सच में बहुत बड़ी विडंबना है। रॉयटर्स के अनुसार ब्राजील में एक बहुत ही गंभीर सरकारी जांच शुरू हुई है। वहां जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि कुछ कॉर्न एथेनॉल प्लांट अपनी ही फैक्ट्रियों के बॉयलर को चलाने के लिए अवैध तरीके से प्राकृतिक जंगलों की लकड़ी काटकर जला रहे हैं। मतलब जरा सोचिए, पर्यावरण को बचाने का दावा करने वाले एक तथाकथित ग्रीन फ्यूल को बनाने के लिए ही प्राकृतिक जंगलों की बलि चढ़ाई जा रही है। ये तो उस पूरे मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है जिसके लिए एथेनॉल का विचार लाया गया था। तो क्या यहाँ सब कुछ गलत ही हो रहा है? क्या कोई सही समाधान मौजूद है? इन सारे तथ्यों को देखने के बाद क्या हमें एथेनॉल को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? विशुद्ध विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसका जवाब है नहीं। एथेनॉल केमिकल अपने आप में कोई विलेन नहीं है। समस्या इसके उत्पादन के वर्तमान तरीके में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेनॉल तभी वास्तव में ग्रीन हो सकता है जब कुछ बहुत ही सख्त शर्तों का पालन किया जाए। सबसे अहम शर्त, इसे सीधे इंसानों के खाने वाली फसलों जैसे गन्ना या मक्का से बनाने के बजाय कृषि अपशिष्ट यानी खेती के बचे हुए कचरे से बनाया जाए। इसे 2G यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल कहते हैं। इसके अलावा पानी का बहुत ही कुशल उपयोग होना चाहिए। इसके लिए किसी भी जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए और खाद्य सुरक्षा पर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर उत्पादन इन पैमानों पर खरा उतरता है तो यह सच में जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने का एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। तो यहाँ से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? जो समाधान कागजों पर बिल्कुल साफ और हरे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि वो जमीन पर भी वैसे ही हों। ACS पब्लिकेशंस का ये कोट इस पूरे विश्लेषण का बिल्कुल सटीक सार है। सिर्फ ग्रीन फ्यूल का एक आकर्षक टैग लगा देने से कुछ नहीं होता। खेत में बीज बोने और बेहिसाब पानी देने से लेकर फैक्ट्री में उसे प्रोसेस करने और अंत में हमारी गाड़ियों के इंजन में जलने तक इस पूरे जीवन चक्र या लाइफ साइकिल असेसमेंट का ईमानदारी से आकलन करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर में जिस तेजी से इन ग्रीन समाधानों को अपनाया जा रहा है, क्या वास्तव में हम उनकी उतनी गहराई से जांच कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज प्रदूषण कम करने के लिए जिस चीज को हम आंख मूंद कर अपना रहे हैं, कल वही हमारी मिट्टी और पानी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? तथ्यों पर आधारित ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।